नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। रिश्ते 3 तरह से बनते हैं, भाव में, अभाव में और प्रभाव में। पर राजनीति में रिश्ते सत्ता समीकरण बैठाने के लिए जोड़े या तोड़े जाते हैं। बड़ी चतुराई से उस रिश्ते यानी गठबंधन पर विचारधारा, विकास और लोगों की बेहतरी का मुलम्मा चढ़ा दिया जाता है। बिहार की राजनीति में गठबंधन के कई अजब गजब प्रयोग दिखे हैं। बिहार में चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। वोटों की गिनती के लिए 14 नवंबर की तारीख तय है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है, पर उम्मीदवारों को लेकर कंफ्यूजन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाया है और किस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। ये गठबंधन पॉलिटिक्स का ही कमाल है कि पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे हुए हैं। ये गठबंधन की राजनीति का ही कमाल है, जिसने चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को राजनीति का मौसम वैज्ञानिक के नाम से मशहूर कर दिया था। 58 साल पहले कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए 7 राजनीतिक दलों को एक छतरी के नीचे लाने का कमाल भी गठबंधन की राजनीति ने ही किया था। ये गठबंधन की राजनीति का ही कमाल है, जिसमें गैर कांग्रेसवाद की राजनीति से निकले लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल की। यह गठबंधन की राजनीति का ही कमाल है कि आज की तारीख में बिहार में आरजेडी के पीछे कांग्रेस खड़ी है। ये गठबंधन की राजनीति का ही कमाल है, जिसमें कुछ सीमित क्षेत्र या जातीय वोट बैंक पर पकड़ रखने वाली राजनीतिक दल भी बड़े बड़े राजनीतिक दलों को सौदेबाजी की टेबल पर बैठने के लिए मजबूर कर देती हैं। भले ही बिहार में दूर से चुनाव त्रिकोणीय दिख रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि टक्कर एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है। ऐसे में आज मैं आपको बिहार में गठबंधन राजनीति के चरित्र से रूबरू कराने की कोशिश करूंगी और बताऊंगी कि राजनीति में रिश्ते किस तरह परिस्थितियों के मुताबिक बदलते रहते हैं। दर्द बिहार में आज की किश्त में बात कितने अजीब रिश्ते गठबंधन के। हिंदू परंपरा में शादी के दौरान एक लड़का और लड़की जब 7 जन्मों तक साथ निभाने का वायदा करते हैं तो दोनों की गांठ बांध दी जाती है, जिसे गठबंधन कहा जाता है। लेकिन राजनीति में गठबंधन 7 जन्मों का नहीं या 7 साल का नहीं, 7 महीने का भी नहीं होता। सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजनीतिक नफा नुकसान और सहूलियत के हिसाब से रिश्ते तोड़े और जोड़े जाते हैं। गठबंधन 2 तरह से होता है, एक चुनाव के पहले और दूसरा चुनाव के बाद। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि बिहार के दोनों बड़े गठबंधन यानी महागठबंधन और एनडीए के बीच सीटों के बंटवारे पर अब तक पेच कितना उलझा है और कितना सुलझ रहा है। लगातार मीटिंग पर मीटिंग और माथापच्ची के बाद एनडीए ने सीटों के बंटवारे पर डील सील करने का ऐलान कर दिया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर लिखा, हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी-आर 29, आरएलएम 6, हम 6। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। रविवार को भी सीटों के बंटवारे पर पेच सुलझाने और कैंडिडेट लिस्ट फाइनल करने के लिए जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। उससे पहले अमित शाह के आवास पर बीजेपी जेडीयू नेताओं की करीब 45 मिनट तक मीटिंग चली, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा शामिल हुए। शाम होते होते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता दिल्ली हेडक्वार्टर पहुंचने लगे।
खबरों के मुताबिक सीट शेयरिंग में चिराग पासवान अपनी पसंद की 3 सीटें हिसुआ, गोविंदगंज और ब्रह्मपुर लेने में कामयाब रहे। दिन में जीतन राम मांझी के आवास पर बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। करीब आधे घंटे तक मुलाकात चली। उसके बाद मांझी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, मैं जीतन राम मांझी अपने अंतिम सांस तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं, कोई शिकायत नहीं है। दूसरी ओर महागठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग पर अभी डील सील नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में है, उनके पिता लालू प्रसाद यादव भी दिल्ली में ही है। पटना से जिस चार्टर प्लेन से तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे थे, उनकी बगल की सीट पर बिहार कांग्रेस के नेता अखिलेश सिंह बैठे थे। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। तेजस्वी यादव का कहना है कि सब ठीक है। अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले को फाइनल टच दिया जा रहा है, 1-2 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। दिल्ली हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। सीईसी के बैठक के बाद हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, केसी जी ने वहां पे मीटिंग रखी है। उसके बाद हम लोग ज्वाइंटली या कैसे होगा हम लोग निर्धारित करेंगे। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में जिस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर करीब करीब सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है वो है राजद 135 से 140 सीट, कांग्रेस 50 से 55 सीट, माले 19 से 22 सीट, भाकपा 6 से 7 सीट, माकपा 4 से 6 सीट, वीआईपी 15 से 20 सीट, रालोजपा 1 से 3 सीट, झामुमो 1 से 3 सीट। महागठबंधन में सीटों की शेयरिंग में सबसे बड़ी दिक्कत मुकेश सहनी की डिमांड को लेकर है। वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग के साथ साथ ये भी ऐलान किया जाए कि महागठबंधन की सरकार बनने पर वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सारा चीजें इंटरनल हम लोगों का पूरा हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर सर वो सब हो चुका है, वो सब में कोई नई दिक्कत है, सब हो चुका है। डिप्टी सीएम आप ही होंगे सर? अरे इसमें भी कोई कहने वाली बात है क्या? सरकार बनाएंगे या डिप्टी सीएम बनेंगे, ठीक है। ये गठबंधन की मजबूरी है, एक एक वोट जोड़ने की जुगत है, जिसमें आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही पिछले चुनाव के तुलना में इस चुनाव में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि सीटों के शेयरिंग का औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। एनडीए में चिराग पासवान एक टफ बार्गेनर की तरह उभरे हैं। इसी तरह महागठबंधन के बीच कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी भी कड़ी सौदेबाजी कर रहे हैं। इशारों इशारों में विकल्पों के खुले खिड़की दरवाजे दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में समझते हैं कि चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन के जरिए क्या साधने की कोशिश चल रही है। किसी के इधर उधर होने से कितना और कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिहार में एक एक वोट की लड़ाई है। साल 2020 के बिहार चुनाव में करीब 3 दर्जन सीटें ऐसी रहीं जहां हार जीत का अंतर 3000 से कम वोटों का रहा। ऐसे में क्षेत्र विशेष में खास जातीय वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की अहमियत बढ़ जाती है। महागठबंधन में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने की बड़ी वजह सूबे के मल्लाह और निषाद वोट बैंक पर पकड़ मानी जाती है। लोग मुझे कहते हैं कि सनत मल्ला मुकेश सहनी सिर्फ जात की राजनीति करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं कि आपके नजरिया से वो जात हो सकता है, लेकिन मेरे नजरिया से वो हमारा परिवार है। मुकेश सहनी जिस मल्लाह जाति से ताल्लुक रखते हैं उसकी बिहार की आबादी में हिस्सेदारी 2.61% है,
निषाद समुदाय की सभी उपजातियों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 9.65% तक पहुंच जाता है। इस समुदाय के लोगों का प्रभाव मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा और वैशाली क्षेत्र की कई सीटों पर है। यही वजह है कि 2020 में मुकेश सहनी महागठबंधन में सीटों की सौदेबाजी करते करते आखिर में एनडीए के जहाज पर सवार हो गए। मुकेश सहनी के वीआईपी के सिंबल से 11 उम्मीदवार चुनावी अखाड़े में उतरे, जिसमें 4 विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। सिमरी बख्तियारपुर सीट से खुद मुकेश सहनी सिर्फ 1959 सीटों के अंतर से चुनाव हार गए। पिछले 2 दशकों से बिहार के राजनीति में एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है, जिसमें लोग किसी उम्मीदवार को जिताने से अधिक किसी खास उम्मीदवार को हराने के लिए मतदान करते हैं। एलजेपीआर के कर्ता धर्ता चिराग पासवान वैसे तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन उनकी एलजेपीआर का जनाधार पासवान वोटर हैं। पासवान समुदाय की बिहार की आबादी में हिस्सेदारी 5.31% है। यह आंकड़ा भले ही अपने दम पर किसी को चुनाव में जीत दिलाने की स्थिति में ना हो, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। अगर खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या हो सकता है, इसका ट्रेलर 2020 के बिहार चुनाव में साफ साफ महसूस किया जा चुका है। जीतन राम मांझी की पार्टी हम महादलित वोटरों की नुमाइंदगी का दावा करती है। सूबे की आबादी में महादलित वोटरों की हिस्सेदारी 14% है। गया जिला और इसके आसपास के क्षेत्रों में मांझी की पार्टी का प्रभाव माना जाता है। ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को साधने के लिए जीतन राम मांझी एक बड़ा चेहरा है। ये किसी से छिपा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के सीमांचल में मजबूती से उम्मीदवार उतारने का साइड इफेक्ट क्या होगा, मुस्लिम वोटों के बंटने से किससे ज्यादा नुकसान होगा। इसी तरह बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का दावा करने वाली प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी खुद अपना सत्ता समीकरण बनाएगी या दूसरे का खेल बिगाड़ेगी। जाति आधारित छोटे जनाधार वाले दलों के वोट बैंक की खासियत यह भी है कि गठबंधन साझेदारों को वोट ट्रांसफर भी हो जाता है। लोकतंत्रीय राजनीति में चुनाव गणित से नहीं रसायन से जीता जाता है। इस बात की गारंटी नहीं कि राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन से एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो जाए। लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है, पर गठबंधन की वजह से वोटों के कटने के चांस जरूर कम हो जाते हैं। अगर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी अकेले चुनावी अखाड़े में उतरी थी। तब उनकी लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला था। बिहार में 243 सीटों में से 137 पर उम्मीदवार खड़े करने के बाद भी चिराग की पार्टी के सिंबल से सिर्फ एक उम्मीदवार विधानसभा पहुंच पाया। पर चिराग पासवान का साइड इफेक्ट ये रहा कि नीतीश कुमार की जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई और तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। एक स्टडी के मुताबिक एलजेपी ने 54 सीटों के नतीजों को प्रभावित किया था। जेडीयू उम्मीदवार 25 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे। इन सीटों पर एलजेपी के वोट जीत के अंतर से अधिक थे। चिराग फैक्टर ने एनडीए को 30 और महागठबंधन को 24 सीटों पर हार की ओर धकेल दिया था। ऐसे में 2020 और 2015 में बिहार में हुए चुनावी गठबंधन का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। साल 2020 में एनडीए में जेडीयू, बीजेपी, हम और वीआईपी मिलकर चुनाव लड़े। दूसरी ओर महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट मिलकर चुनाव में उतरे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनने की वजह से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अकेले ही मैदान में उतरी। चुनावी अखाड़े में एक दूसरे को जमकर ललकारा गया।
और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। ये 5 साल पहले की राजनीति का मिजाज था, जिसमें एक ओर चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बता रहे थे, दूसरी ओर एनडीए में सहयोगी नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे थे। चुनाव के नतीजे जब आए तो एनडीए और महागठबंधन के बीच वोटों का अंतर 12,000 से भी कम का रहा। साल 2020 के चुनावी नतीजों का एक मायने ये भी निकाला गया कि चिराग फैक्टर की वजह से जेडीयू को सबसे अधिक नुकसान हुआ। बाद में नीतीश कुमार का बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाने की एक वजह 2020 के चुनावी समीकरणों को भी माना गया। करीब 1.5 साल बाद फिर नीतीश कुमार का मन बदला और आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। बिहार की राजनीति में सत्ता के लिए रिश्ते तोड़े और जोड़े जाते रहे, जिसे राजनीतिक पंडित अवसरवाद का नाम देते हैं। जो 20 से ज्यादा कहिए 20-21 महीने की इनकी सरकार चली थी शायद वो, और तब तक तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार की गूंज इतनी हो गई थी। और मुझे याद पड़ता है कि वो बिल्डिंग में और रोड में उनका विभाग था और जिसको लेके काफ़ी चर्चा होती रहती थी, विवाद होते थे, नीतीश कुमार हस्तक्षेप करते थे। जब ये पानी गले के ऊपर आ गया तो नीतीश कुमार ने फिर एक लंबी शतरंज की चाल चलते हुए, शतरंज के मोहरे में राजा की चाल चलते हुए उनसे समझौता तोड़ लिया और वो इधर आ गए। तो ये एक कहानी थी जिसकी पीछे सिर्फ और सिर्फ वो तेजस्वी यादव का अति उत्साह होना। और तय है कि तेजस्वी यादव किसके कहने पे कर रहे थे? लालू यादव के कहने पर कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, जो उनके बिना हुआ और हम सब देख ही रहे हैं उसको। बिहार में गठबंधन की राजनीति के लिहाज से साल 2015 अहम मोड़ है, जब नीतीश कुमार और लालू यादव ने पुरानी सियासी अदावत भुलाकर विधानसभा चुनाव में गलबहियां कर ली। कहा जाता है कि 2014 की मोदी सुनामी ने लालू यादव और नीतीश कुमार को साथ आने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मानता हूं कि नीतीश राजनीतिक आकलन में थोड़ा उस समय फेल हो गए। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि अडवाणी जी अपने दल में हाशिए पर चले जाएंगे। वो फिर सत्ता जब मिलेगी तो फिर कहीं मार्गदर्शक मंडल में चले जाएंगे। तो नीतीश साथ थे अडवाणी को लेकर और उन्होंने नरेंद्र मोदी का विरोध किया। अब इसके कारण से फिर उन्होंने भाजपा से कोई 17 साल की दोस्ती तोड़ ली थी। अब विरोध में आ गए। जब ये विरोध में आए तब तो लालू प्रसाद विपक्ष में थे, बाहर से समर्थन दिया था उन्होंने। करीबी तब बनी 2015 में महागठबंधन के छतरी तले जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां शामिल रहीं। दूसरी ओर एनडीए में बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी और हम जैसी पार्टियां चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही थी। महागठबंधन की केमिस्ट्री काम कर गई और महागठबंधन को प्रचंड बहुमत से जीत मिली। आरजेडी को 80 सीटें मिली तो जेडीयू को 71 सीटें, वहीं कांग्रेस को भी 27 सीटों पर कामयाबी मिली। लालू यादव ने वादे के मुताबिक आरजेडी को ज्यादा सीटें आने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश सरकार में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री। वक्त का पहिया आगे बढ़ा। 2017 में बिहार में बीजेपी ने प्रमुखता से भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार अपने कई मंत्रियों को सिर्फ आरोप लगने के बाद हटा चुके थे। ऐसे में अपनी छवि को लेकर ज्यादा संजीदा रहने वाले नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। हम कोई मानव विकास के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका, हम उस पर अब तक काम करते रहे। नीतीश और लालू की दोस्ती 2 साल भी नहीं चली। जेडीयू और आरजेडी की राहें अलग हो गई। सरकार संकट में आ गई। इधर नीतीश महागठबंधन से अलग हुए, उधर बीजेपी ने तुरंत समर्थन दे दिया।
नीतीश सरकार को ऑक्सीजन मिल गया। यह बिहार की गठबंधन राजनीति का नया चरित्र था, जिसमें नफा नुकसान के हिसाब से रिश्ते जोड़े या तोड़े जा रहे थे और उन पर बड़ी चतुराई के साथ आदर्शवाद और बिहार के लोगों की बेहतरी का मुलम्मा चढ़ाया जा रहा था। 2015 के बिहार चुनाव में लालू यादव ने अपने धुर विरोधी नीतीश कुमार से हाथ मिलाया था। इस गठबंधन को लेकर बिहार के वोटर क्या फैसला लेंगे, कोई भी दावे के साथ कुछ कहने की स्थिति में नहीं था, ना पॉलिटिशियन और ना ही पॉलिटिकल पंडित। जब चुनाव के नतीजे आए तो लालू नीतीश की अगुवाई वाली जोड़ी को लोगों ने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाई। लालू प्रसाद यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनकी सरकार गठबंधन के पायों पर खड़ी थी। इसमें एक पाया बीजेपी का भी था। साल 2005 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तब भी गठबंधन के सहारे ही सरकार चली थी। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद बिहार ने गठबंधन का अद्भुत प्रयोग देखा था। साल 1967 में बिहार में सोशलिस्टों ने गैर कांग्रेसवाद की छतरी तानी तो उसमें 7 राजनीतिक पार्टियां शामिल थी, जिन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को रोकने के लिए हाथ मिला लिया। दल बदल और गठबंधन बिहार की राजनीति का अभिन्न हिस्सा रहा है। शायद यही वजह रही कि साल 1967 से 1972 के बीच बिहार में 9 सरकारें बनी। 1960 के दशक में लोगों का धीरे धीरे कांग्रेस से मोह भंग होने लगा। ऐसे में सोशलिस्टों को बिहार में अपनी जमीन मजबूत करने का मौका मिल गया। जिनके नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की हवा को तूफान में बदल दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की घंटी बजी। 1967 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 318 सीटों में से 128 पर ही जीत मिली। 68 सीटें प्राप्त कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। भारतीय जनसंघ को 26 सीटों पर कामयाबी मिली। सीपीआई 24 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। 1967 में चुनाव हुआ था असेंबली का और उस वक़्त महामाया प्रसाद सिन्हा जो 7-8 पार्टियों का जो गठबंधन था, संयुक्त मोर्चा बनाए थे, वो उसके नेता थे। पटना वेस्ट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से लड़े थे और उन्होंने ही नारा दिया था विद्यार्थियों के बारे में, हमारे जिगर के टुकड़े हैं। तो जिगर के टुकड़े के सपोर्ट से महामाया बाबू ने केवी शाह को हरा दिया था और जब उनकी सरकार बनी वो बिहार की पहली नन कांग्रेस सरकार थी। गैर कांग्रेसवाद के नाम पर चुनाव जीतने वाली पार्टियों ने मिलकर संयुक्त विधायक दल बनाया, जिसमें सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और जनसंघ शामिल थे। बहुत जोड़ तोड़ के बाद महामाया प्रसाद सिन्हा के नाम पर सहमति बनी, जो कृषक मजदूर प्रजा पार्टी के इकलौते विधायक थे। लेकिन भीतर खाने खींचतान चलती रही और 329 दिन में महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार गिर गई। महामाया प्रसाद सिन्हा की कुर्सी गई तो एक डील के तहत सतीश प्रसाद सिंह 5 दिन के मुख्यमंत्री बने। फिर बीपी मंडल ने 50 दिनों तक बिहार की कमान संभाली। उसके बाद भोला पासवान शास्त्री का नंबर लगा, जो 99 दिन तक सीएम रहे। साल 1969 में ही मध्यावधि चुनाव हुए। कांग्रेस को सिर्फ 118 सीटें मिली। ऐसे में कांग्रेस ने प्रजातांत्रिक सोशलिस्ट पार्टी, शोषित दल, लोकतांत्रिक क्रांति दल जैसी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस की गठबंधन सरकार भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी। फिर कर्पूरी ठाकुर की अगुवाई में सरकार बनी, जिसमें 5 दल शामिल थे। बिहार के लोगों ने गठबंधन सरकार में खींचतान देखा, कुर्सी के लिए एक दूसरे को लंगड़ी मारते देखा। ऐसे में साल 1972 में चुनाव हुए तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हुई। अब मुख्यमंत्री गठबंधन की वजह से नहीं, आला कमान के इशारे पर बदले जा रहे थे। ये तो 67 की जो राजनीति हुई तभी से गैर कांग्रेसवाद की राजनीति, फिर इंदिरा गांधी ने संभाला उसको। साल 1977 में इमरजेंसी के बाद जब बिहार में चुनाव की घंटी बजी
तो कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी खड़ी हुई। इसमें जनसंघ, लोकदल समेत कई पार्टियां थीं। बिहार में जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, वही कांग्रेस 57 सीटों पर सिमट गई। जनता पार्टी सरकार की कमान कर्पूरी ठाकुर को सौंपी। उनकी सरकार ने पिछड़ों के लिए आरक्षण का रास्ता खोला, लेकिन प्रचंड बहुमत से जिस जनता पार्टी को लोगों ने सत्ता के लिए चुना, उसका अंजाम भी वही हुआ जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार का हुआ था। ये बिहार की गठबंधन राजनीति का चरित्र दोष है, जिसमें कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 5 दिन रहा, कोई 7 दिन, तो कोई 12 दिन और कोई 17 दिन। पिछले 35 वर्षों से बिहार की राजनीति लालू यादव और नीतीश कुमार की परिक्रमा कर रही है, पर बिहार की गठबंधन पॉलिटिक्स को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, साल 1967 का गठबंधन, जिसके केंद्र में सोशलिस्ट विचारधारा थी और कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए सबको एक छतरी के नीचे लाना था। दूसरा, साल 1977 का गठबंधन, इमरजेंसी के बाद गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी के झंडा तले आए। तीसरा, साल 1990 में बीजेपी के समर्थन से लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। इस दौर में जेपी आंदोलन से निकले युवा नेताओं की पीढ़ी सेंटर स्टेज पर आने लगी। पिछड़ों की राजनीति नया आकार लेने लगी। जातीय राजनीति की गर्भनाल से ही नीतीश कुमार की राजनीति का उदय हुआ और समता पार्टी बनी। लालू विरोध की राजनीति करते करते नीतीश कुमार एनडीए के जहाज पर सवार हो गए। चौथा, साल 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार में नीतीश कुमार की राह को अवसरवादी गठबंधन कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने कभी आरजेडी तो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन किया। 2025 में अभी गठबंधन की जो तस्वीर सामने है, उसमें एक और महागठबंधन में 7 राजनीतिक दल हैं, दूसरे ओर एनडीए में 5 दल शामिल हैं। सवाल ये है कि क्या गठबंधन साझेदार 14 नवंबर के बाद पाला नहीं बदलेंगे और क्या 2025 में बिहार को गठबंधन पॉलिटिक्स से आजादी मिलेगी, जिसकी संभावना अभी बहुत कम दिख रही है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।